ये भी है क्या अब? अरे चलिए पीछे से सर बोलना शुरू करेंगे। ऑडियो विजुअल एड्स के प्रकार, नाम नाम बोलने, पांच पांच सबके, खड़े हो जाओ। ऑडियो विजुअल एड्स के नाम बताने हैं सर, पांच पांच, डिटेल नहीं बतानी, सिर्फ नाम। सबके लिए सेम क्वेश्चन है, सबके लिए सेम क्वेश्चन। किसका है? क्लासिफिकेशन बताना है पहले, क्लासिफिकेशन के बाद के अंदर बोलना है। पहले ऑडियो एड्स बताओगे, फिर नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल, फिर प्रोजेक्टेड विजुअल, फिर प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल, फिर नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। लाइव वालों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। अरे सर सारे बताने हैं नाम, पहले ऑडियो एड्स के नाम बताओ। बंद करेंगे। पांच नाम आने चाहिए, पांच। हाँ, एक और बता। पीछे वालों को अलग से बोलना पड़ेगा क्या बंद करने के लिए? ऊपर रखो कॉपी को। अरे छोटे बच्चों के तुम यहाँ पे पैरों पे रख लोगे, मेरे को दिखेगा नहीं है। एलकेजी यूकेजी में पढ़ते हो तुम? है? हाँ बोलो सर, प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स के नाम बताओ जी। एलसीडी एलईडी गलत है, गलत है सर। नेक्स्ट, बोलते जाओ। बोलो सर, प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स। नेक्स्ट, आगे वाले सर। प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स के नाम नाम बताने हैं सर। गलत है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। फिल्म स्लाइड एक हुआ है सर, कंप्यूटर दो। नेक्स्ट, एपीडियोस्कोप, कंप्यूटर, वेरी गुड बैठो। बोलो सर, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स के नाम बताओगे पांच। नहीं आता तेरे को, मेरे को पता है। बुकलेट, बुकलेट, पंपलेट, बुक, तीन हो गए। मैंने कहा था ना तेरे को नहीं आते। कैसे बताएगा, तेरा नंबर आया था तब तो बोला नहीं तू। नेक्स्ट, आया नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स के नाम बताने। अरे सुनने दो रे। हाँ, बुक, बुकलेट, पंपलेट, एक ही होता है पंपलेट पैम्पलेट। फोल्डर, फोल्डर कितने पेज का होता है? बातें नहीं करेंगे। पंपलेट 2 से 12 पेज का। नेक्स्ट बैठो। नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स के नाम बताने। गलत है। नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स, कठपुतले, तीन हो गए सर, चार। सर जल्दी बोलो ना, टाइम नहीं है, कोर्स भी करवाना अपने को। बोलो सर, लास्ट। नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स के नाम बताने। नेक्स्ट,
बोलते जाओ, इसे कठपुतली बोलने के बाद में कठपुतली की तरह खड़े मत रहो। नुक्कड़ नाटक, लोकगीत, संगीत, कौन सा संगीत? नेक्स्ट, नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स के नाम बताने। नेक्स्ट, चार हो गए। नुक्कड़ नाटक, इसके अलावा बताओ बैठो। प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स के नाम बताने। नेक्स्ट, एलसीडी, एलईडी, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप। सही कह रहेगा? तो प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स के नाम बता। ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, एपिडियोस्कोप, तीन ही हुए हैं सर। जो पढ़ा है ना वही बोलेगा अब तू। फिल्म स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, वेरी गुड। जो भी पढ़ा था ना वही बोल दे आगे वाले। हाँ, रेडियो, ग्रामोफोन, लाउड स्पीकर। इतनी सी देर में इतना ही दिखा। चल, क्या है ये बताना है तेरे को, ये क्या है? ऑडियो एड्स के नाम है। नारे, गाने, भाषण। नेक्स्ट सर, बताओ सर। क्लासिफिकेशन बोलोगे आप ऑडियो विजुअल एड्स का? हम्म हम्म आते हैं क्या प्रोजेक्टेड के अंदर? नॉन प्रोजेक्टेड में नारे, गाने, भाषण लिखे हैं क्या अपन ने? ऑडियो विजुअल में लिखे हैं क्या? पूछ रहा हूं मैं तो तेरे से। अरे लिखे हैं क्या नारे, गाने, भाषण है? मना कर रहे हैं तो। नुक्कड़ नाटक, रैली, ड्रामा, अभियान, कैंपेन, स्वांग। अभियान जो अपन ने लिखा था वो लिखते अपन वहां पर, कहां पर? कॉन्टेक्ट मेथड के अंदर, और वो भी मास कॉन्टेक्ट मेथड के अंदर। चल आगे बोल। हो गए। प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स के नाम बताओगे सर? फ्लिप चार्ट के अंदर प्रोजेक्ट कैसे काम में लेगा तू ये बता मेरे को पहले। क्वेश्चन वापिस से है, प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स के नाम बताने। मोबाइल किसके अंदर आता है? कौन सा? ऑडियो विजुअल एड्स कौन सा? प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड? ये पता नहीं। अच्छा, वैसे अगर मान लो तुक्का मारना हो तो क्या मारोगे? मान लो दोनों में से एक चूज करना है, प्रोजेक्टेड या नॉन प्रोजेक्टेड? क्या? प्रोजेक्टेड। तुक्का सही हो गया। सही कह रहे हैं कि जहां पर किसी भी लाइट सोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्टेड की कैटेगरी में ही आएगा। जहां पर लाइट सोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा वो नॉन प्रोजेक्टेड की कैटेगरी के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट सर, नुक्कड़ नाटक किसमें आते हैं? नॉन प्रोजेक्टेड। कौन से हैं? ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर। और फिल्म स्लाइड? विजुअल एड्स में कौन सी? नॉन प्रोजेक्टेड के अंदर। सही कह रहे हैं क्या? मना कर रहा है भाई तो।
बाई को सही बताओ। प्रोजेक्टेड, कौन सा प्रोजेक्टेड? ऑडियो विजुअल। यार एक बार में बोला करो तुम्हें ना, तुम्हारे को याद तो होता नहीं। बोलो सर। विजुअल एड्स के अंदर प्रोजेक्टेड में बाकी नाम और बताएंगे। और कौन सा? एपीडियोस्कोप। और रेडियो कौन सी कैटेगरी में आता है? ऑडियो में ग्रामोफोन, टीवी, ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टेड। सही है क्या? चल, प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स के नाम बताएगी 5। क्या पूछा सर? प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स। ओवरहेड प्रोजेक्टर 3 हो गए। एपीडियोस्कोप, कंप्यूटर। सही है क्या सर? ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स के अंदर कंप्यूटर आता है, सही बात है क्या? नहीं सर, गलत बता रहे हैं वो तो कह रही प्रोजेक्टेड विजुअल में ही आती है। दोनों में से एक तो गलत है तुम में से। कंप्यूटर। देखो देखो एक बार कॉपी खोलकर। अरे खुद की खोलनी है, दूसरे की नहीं। नहीं, किसमें आएगा कंप्यूटर? कल की डेट के अंदर कॉन्टेक्ट मेथड और ऑडियो विजुअल एड्स नाम होने चाहिए, याद होनी चाहिए आप सबको। और जो ये खड़े हुए हैं वो कल खड़े नहीं रहेंगे, बाहर खड़े रहेंगे। ध्यान रखना इस चीज का। बैठो। लास्ट टाइम क्या कर रहे थे? नेता के प्रकार। अरे बोलने के लिए नहीं कहा है। क्या हुआ? कौन बताएगा? तुम दोनों में से बता दो। बता। ऑडियो विजुअल एड्स ही बताना। सारे बताने। हम्म। वेरी गुड। देखो इधर, टाइप्स ऑफ लीडर की बात कर रहे थे, इसमें सबसे पहले लिखा था अपने औपचारिक नेता। लिख लिया था? ठीक है। औपचारिक नेता की अगर बात करते हैं तो औपचारिक नेता को चुनाव, नियुक्ति या नामांकन के द्वारा चुना जाता है। और इनके पास के अंदर कोई ना कोई विशेष पद जरूर होता है। एक पोस्ट होगी इनके पास में, चाहे चुनाव से चुने जाएंगे, चाहे इनकी पोस्टिंग होगी, चाहे इनका नॉमिनेशन नामांकन किया जाएगा, इनके पास में क्या होगा? विशेष पद। सामाजिक और आर्थिक उत्थान के अंदर इनका योगदान ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, सरपंच हो गया, प्रधान हो गया, आप हो गए, इसके अलावा पटवारी हो गया, कोई सा भी हो सकता है। सारे के सारे कौन से नेता कहलाएंगे? लिखो इसके अंदर सबसे पहले, औपचारिक नेता। इनका चयन चुनाव, नियुक्ति या नामांकन के द्वारा किया जाता है। औपचारिक नेता, इनका चयन, इनका चयन चुनाव, नियुक्ति या नामांकन
इनका चयन चुनाव, नियुक्ति या नामांकन के द्वारा किया जाता है। इनका चयन चुनाव, नियुक्ति या नामांकन के द्वारा किया जाता है तथा इनके पास में विशेष पद होता है। तथा इनके पास में विशेष पद होता है। तथा इनके पास में विशेष पद होता है। नेक्स्ट लिखो। समाज के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान में, समाज के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान में, समाज के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान में इनका योगदान महत्वपूर्ण होता है। समाज के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान में इनका योगदान, समाज के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान में इनका योगदान महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम्पल लिखो। सरपंच, प्रधान, एलएसए, पटवारी। लाइव वाले कह रहे हैं जिला प्रमुख। लो साहब, जिला प्रमुख। जितने भी पोस्टों के नाम आप जानते हो वो सारी की सारी पोस्टों के नाम आप यहां पर लिख सकते हो, क्योंकि प्रत्येक पोस्ट के ऊपर या तो चुनाव से जा सकते हो, या नियुक्ति से जा सकते हो, या नामांकन से जा सकते हो। क्लियर? दूसरे नंबर पे कौन से नेता आते हैं? अनौपचारिक नेता। अनौपचारिक नेता, इनफॉर्मल लीडर। नेक्स्ट लिखो। सेकंड नंबर पे अनौपचारिक नेता, इनफॉर्मल लीडर। इनफॉर्मल लीडर, अनौपचारिक नेता। कौन से नेता? इनफॉर्मल। देखो उधर, अनौपचारिक नेताओं की अगर बात करते हैं तो इनका चयन होगा वो ना तो चुनाव से होगा, ना नियुक्ति से होगा, ना ही नामांकन से होगा। समाज के आकर्षक एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के लोग, जिनको समूह का आदर प्राप्त होता है, वो क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक नेता। लोगों के साथ में इनका संबंध अनौपचारिक रहेगा, क्योंकि पोस्ट तो है नहीं इनके पास में, कोई पद होगा नहीं, इसलिए इनका संबंध भी कैसा रहेगा? अनौपचारिक, इनफॉर्मल। लेकिन लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए इनका इंटरेस्ट रहेगा कि भाई हाँ ठीक है, कर देंगे, ठीक कर देंगे सब कुछ सही। ऐसे नेताओं को क्या बोलेंगे? अनौपचारिक नेता। लिखो इसके अंदर। समाज के प्रतिभाशाली एवं आकर्षक व्यक्तित्व के लोग, समाज के प्रतिभाशाली एवं आकर्षक व्यक्तित्व के लोग, समाज के आकर्षक या प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के लोग। अरे प्रतिभाशाली पहले लिख लो, आकर्षक बाद में लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? समाज के प्रतिभाशाली एवं आकर्षक व्यक्तित्व के लोग, जिनके पास में औपचारिक रूप से कोई पद, जिनके पास में समाज के प्रतिभाशाली एवं आकर्षक व्यक्तित्व के लोग, जिनके पास में औपचारिक रूप से जिनके पास में औपचारिक रूप से कोई पद अथवा अधिकार नहीं होता है, औपचारिक रूप से कोई अधिकार अथवा पद नहीं होता है, औपचारिक रूप से कोई अधिकार अथवा पद नहीं होता है, लेकिन इन्हें समूह का आदर प्राप्त होता है, लेकिन इन्हें समूह का आदर प्राप्त होता है।
लेकिन इन्हें समूह का आदर प्राप्त होता है। ऐसे नेता क्या कहलाएंगे? अनौपचारिक नेता कहलाते हैं। अनौपचारिक नेता कहलाते हैं। कैसे नेता कहलाएंगे? अनौपचारिक। ठीक है। आकर्षक एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के लोग हैं। औपचारिक रूप से ना तो कोई पद है ना ही कोई अधिकार है, कानून वानून कुछ नहीं है इनके पास में, लेकिन लोग इज्जत करते हैं, इसलिए लोग इनकी बात को मानते हैं। ऐसे नेताओं को अपन क्या कहेंगे? अनौपचारिक नेता। नेक्स्ट लाइन लिखो। लोगों की समस्याओं को सुलझाने में, लोगों की समस्याओं को सुलझाने में, लोगों की समस्याओं को सुलझाने में, लोगों की समस्याओं को सुलझाने में इनकी विशेष रुचि होती है। लोगों की समस्याओं को सुलझाने में इनकी विशेष रुचि होती है। एग्जाम्पल लिखोगे गांव के मुखिया या मंदिर का पुजारी। एग्जाम्पल लिखोगे गांव का मुखिया। गांव का मुखिया, गांव का मुखिया उसको बनाया जाता है जिसके पास में सबसे ज्यादा अनुभव प्राप्त होता है, या ना ज्यादातर डोकरे ही बनते हैं, है ना। मुखिया जी बोल रहे हैं अपन उसको, लेकिन ऑफिशियल कोई पद है क्या उसके पास में? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पद नहीं है। लेकिन मुखिया जी लोगों की समस्याओं को सुलझाने के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, और लोग उनकी बात भी मानते हैं, और वो बात इसलिए मानते हैं क्योंकि लोग उनका क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। ऐसे नेता को अपन क्या कहेंगे? अनौपचारिक नेता। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि पंडित जी कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, वो वाली बात। तीसरे नंबर पे लिखो अन्य नेता। तीसरे नंबर पे लिखोगे अन्य नेता। अन्य नेता। अन्य नेता के अंदर सबसे पहले लिखोगे व्यावसायिक नेता। प्रोफेशनल लीडर। अन्य नेता में सबसे पहले लिखोगे प्रोफेशनल लीडर। प्रोफेशनल लीडर, व्यावसायिक नेता। लिख लिया? देखो इधर, व्यावसायिक नेता की अगर बात करते हैं तो विशेष क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त, ट्रेनिंग ले रखी है इन्होंने विशेष क्षेत्र के अंदर। पूर्णकालिक होते हैं, यानी कि परमानेंट, आप हटा नहीं सकते इनको। और साथ ही साथ इनकी सिर्फ क्या की जाएगी? नियुक्ति, पोस्टिंग ही की जाएगी। एग्जाम्पल के अंदर बात करें, आप हो गए, हम हो गए, हमारे सीनियर हो गए, ये सारे के सारे कौन से नेता कहलाएंगे? व्यावसायिक नेता। विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त हो, आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है और किसी ने नहीं किया, पोस्टिंग होने के बाद में आप विशेष क्षेत्र के अंदर ही काम करोगे, सिर्फ पशुपालन से संबंधित ही काम करोगे और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट आपकी पोस्टिंग करेगी, ऐसा नहीं कि 5 साल बाद में आपको हटा दिया जाएगा, है। और आपकी जो परमानेंट पोस्टिंग होगी वो कब तक रहेगी? जब तक आपकी एज का 60 साल नहीं हो जाएगी, रिटायरमेंट आयु जब तक नहीं हो जाएगी। ठीक है। दोनों की अगर बात करते हैं तो यहां पर फॉर्मल लीडर के अंदर भी अपन ने आपका नाम लिखा है, यहां पर लिखा है। लेकिन फॉर्मल लीडर के अंदर पता ही आपको कि नियुक्ति के अलावा 2 तरीके हो रहे हैं यहां पर, चुनाव और नामांकन। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एलएसए कौन से प्रकार का नेता होता है, तो आपका आंसर पहले क्या होना चाहिए? व्यावसायिक नेता। स्पेसिफिक है, विशेष क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त है, सिर्फ नियुक्ति होगी, परमानेंट होंगे, हटा नहीं सकते, इसलिए आप कौन से नेता की श्रेणी में आओगे? व्यावसायिक नेता। लेकिन अगर व्यावसायिक नेता ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो आपको क्या करके आना है? समझ में आ गया? लिखो उसके अंदर, व्यावसायिक नेता के अंदर विशेष क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं। विशेष क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं। विशेष क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं।
विशेष क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं तथा इनकी नियुक्ति के ब्रैकेट में लिखोगे पोस्टिंग की जाती है, तथा इनकी नियुक्ति पोस्टिंग की जाती है, तथा इनकी नियुक्ति या पोस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट लाइन, ये पूर्णकालिक या परमानेंट होते हैं। ये पूर्णकालिक या परमानेंट होते हैं। पूर्णकालिक का मतलब है कि आप हटा नहीं सकते। चुनाव से आते या फिर आप नामांकन के द्वारा होते हैं तो आपका एक कार्यकाल होता है, उस कार्यकाल के बाद में आपको हटना पड़ता। सरपंच साहब बन तो गए लेकिन 5 साल बाद में चुनाव वापस से होगा, चाहे सरपंच साहब ने कितना अच्छा काम क्यों ना किया हो। अच्छा काम किया होगा तो सरपंच साहब दोबारा बन जाएंगे, नहीं तो कोई दूसरे सरपंच साहब बन जाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप अच्छा काम नहीं करोगे तो डिपार्टमेंट आपको निकाल देगा। नहीं, नौकरी लगना बहुत आसान है। एक एग्जाम दोगे आप, उसके अंदर पास होगे और आपकी पोस्टिंग हो जाएगी और आप नौकरी लग जाओगे। 2 साल का प्रोविजन राजी खुशी निकाल लो और जैसे ही आपका फिक्सेशन होता है, स्थायीकरण होता है, उसके बाद में अगर 5 साल तक नौकरी की तरफ झांका भी नहीं ना, तो भी सरकार को आपको नौकरी से निकालने के लिए 5 साल लग जाएंगे। नौकरी लगना जितना आसान है उससे 1000 गुना मुश्किल काम है सरकार को नौकरी से आप बाहर निकाल दे, है ना। यानी कि सरकार आपको बाहर निकाल दे, ये 1000 गुना मुश्किल काम है कि आज के टाइम पे आप, लेकिन परमानेंट फिक्सेशन हो जाना चाहिए। प्रोबेशन के अंदर ये मत कहते ना कि सर ने तो कहा था अब घर पे बैठे आराम से। प्रोबेशन पहले पूरा करना है 2 साल का हमारे को। एग्जाम्पल लिखो, एलएस है ना। सरकार अगर आपको निकाले तो उसके लिए आपके कर्मकांड बहुत बड़े होने चाहिए, है ना। ऐसे कर्मकांड करने नहीं हम तो। नाम लिखो एलएस से खुद का, यहीं पे हवा दे दे, करेगा क्या। लिख लो एलएस से वीओ एसवीओ। अच्छा, पटवारी आ सकता है क्या इसके अंदर, है आ सकता है। पटवारी ने कौन सा विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है भाई, वो नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि उसने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। नर्सिंग स्टाफ आ सकता है, एग्रीकल्चर स्टाफ आ सकता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने विशेष क्षेत्र के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त किया। नेक्स्ट लिखो, व्यवसायिक नेता के बाद में सेकंड नंबर पे स्थानीय नेता। अंग्रेजी के अंदर नाम याद रखोगे, इसको लोकल या ले लीडर भी कहते हैं। लोकल या ले लीडर, अंडरलाइन करना ले लीडर को। लोकल से तो आप पहचान जाओगे। टीचर आ सकता है क्या सर, बिल्कुल आ सकता है। टीचर प्रोफेशनल के अंदर आएगा क्योंकि उसने ग्रेजुएशन किया होगा, लेकिन उसके बाद में या तो उसने एसटीसी करी होगी या फिर उसने बीएड किया होगा, तभी जाके टीचर बना है। बाकी ऐसा थोड़ी है कि 12वीं पास करते टीचर बन गया, ग्रेजुएशन करते हो गया। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उसने एसटीसी करी या फिर बीएड करी, तब जाके वो टीचर बना है, इसलिए कौन सी कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, स्थानीय नेता लिखो। सबसे पहली बात, स्थानीय होते हैं। स्थानीय नेता के नाम से पता लग रहा है स्थानीय होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता। स्थानीय होते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है। स्थानीय होते हैं तथा किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता। तो अपने जो कॉलोनी के नेता होते हैं वो कौन से नेता है, स्थानीय नेता, ठीक है ना। जिनको नेतागिरी का शौक रहता है थोड़ा सा, कि चलती अपनी विधायक जी, चाचा विधायक है हमारे, ठीक है। स्थानीय नेता के बाद में तीसरे नंबर पे लिखोगे राजनीतिक नेता। पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक नेता या पॉलिटिकल नेता, नाम से पता लग रहा है राजनीति से प्रेरित होंगे।
राजनीतिक नेता, लिखो राजनीति से प्रेरित होते हैं, राजनीति से प्रेरित होते हैं। राजनीति से प्रेरित होते हैं, जैसे गहलोत साहब हो गए, है ना, अभी के मुख्यमंत्री जी हमारे भजनलाल जी हो गए, विशेष पार्टी से संबंध रखते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, ऐसे नेता क्या कहलाएंगे? राजनीतिक नेता। नेक्स्ट लिखो राजनीति के बाद में संस्थागत नेता। पीछे वाले बात नहीं करेंगे। इंस्टीट्यूशनल लीडर, इंस्टीट्यूशनल लीडर, संस्थागत नेता। नाम से पता लग रहा है किसी संस्था के ऊपर शासन करेंगे, जैसे कि अपने राजेंद्र जी, ठीक है। शिवालय तक तो बहुत चलती है, शिवालय से बाहर मतलब समझ रहे हो ना तुम। लिखो एक एक निश्चित संस्थागत जन समुदाय, एक निश्चित संस्थागत जन समुदाय, एक निश्चित संस्थागत जन समुदाय, एक निश्चित संस्थागत जन समुदाय को प्रभावित करते हैं, को प्रभावित करते हैं, को प्रभावित करते हैं, को प्रभावित करते हैं तथा संस्था के नियमों के द्वारा, तथा संस्था के नियमों के द्वारा बाध्य होते हैं, तथा संस्था के नियमों के द्वारा बाध्य होते हैं, संस्था का कार्य करने का अनुभव प्राप्त होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, धार्मिक नेता, सामाजिक नेता, शैक्षणिक नेता इत्यादि। धार्मिक नेता जो किसी विशेष धर्म के लिए होंगे, जैसे मौलाना हो गया तो मोमडन्स के ऊपर ही काम करेंगे ना, विश्व हिंदू परिषद विहिप सिर्फ हिंदुओं के ऊपर, ठीक है, निश्चित संस्था का जन समुदाय हो गया। सामाजिक नेता समाज वाले, जैसे मीणाओं के अंदर किरोड़ी लाल जी, गुजरों के अंदर अभी वर्तमान में सचिन पायलट जी, बैसला जी तो अब कहां पे रहे हैं, है ना। और शैक्षणिक नेताओं की अगर बात करते हैं तो जो निश्चित संस्था के ऊपर अपने जैसे वो वाला, ठीक है ना। क्या हो गया, बैसला जी का नाम लेना चाहिए था क्या? अरे वो रहे नहीं इसलिए मैंने कहा, बाकी बैसला जी बहुत अच्छे आदमी थे, है ना, बैसला जी से नेता आ नहीं सकते दोबारा, ठीक है। संस्थागत नेता के बाद में लिखो लास्ट परंपरागत नेता। परंपरागत नेता, ट्रेडिशनल लीडर, परंपरागत नेता, परंपरागत नेता, ट्रेडिशनल लीडर। इस टाइम आप भी हमारे नेता हो, बिल्कुल हम आपके नेता हैं, हम आपकी विचार भावनाओं को प्रभावित करते हैं, आपको सही दिशा की ओर लेके जा रहे हैं, एलएसी बढ़ाने की ओर, सही है कि नहीं है? अच्छा, क्या कौन सा नेता मानोगे, औपचारिक या अनौपचारिक? औपचारिक, औपचारिक। अच्छा, अनौपचारिक मानोगे या व्यवसायिक मानोगे?
अच्छा, कार्य के आधार पर तो व्यवसायिक नेता की श्रेणी के अंतर्गत आता हूं, जो मेरी पोस्ट है। लेकिन जब यहां पर खड़ा हूं मैं आपके सामने, तो आपको पढ़ाने के लिए कोई एसटीसी बीएड थोड़ी करी मैंने, नहीं करी मैंने ना। तो वो व्यवसायिक नेता में ना आकर फिर मैं कौन सी कैटेगरी में चले जाऊंगा? औपचारिक नेता, है ना। राजेंद्र जी ने पोस्टिंग लेटर थोड़ी दिया मेरे को, नहीं दिया, खुशी से। लिखो, जन्मजात व वंशानुगत गुण वाले नेता, जन्मजात व वंशानुगत गुण वाले नेता जिनका सामाजिक स्तर ऊंचा होता है, जिनका सामाजिक स्तर ऊंचा होता है, सामाजिक व धार्मिक परंपराओं के अनुसार कार्य करते हैं। एग्जाम्पल लिखोगे, गांव के ठाकुर साहब। जन्मजात व वंशानुगत गुण वाले नेता जिनका सामाजिक स्तर ऊंचा होता है, सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के अनुसार कार्य करते हैं, ऐसे नेता कहलाते हैं परंपरागत नेता। एग्जाम्पल के अंदर लिखोगे, गांव के ठाकुर। तो ठाकुर साहब का बड़ा बेटा भी ठाकुर, सारे ठाकुर ही ठाकुर, है ना। लेकिन ध्यान रखना, ठाकुर ठाकुर के अंदर फर्क होता है। एक तो ठाकुर था जो कर्ण अर्जुन के अंदर था, और एक ठाकुर था तो सूर्यवंशम में था, और एक ठाकुर शोले के अंदर में था। कितने आदमी थे? दो। कितने थे? दो, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन। ठीक है। अभी तक नेता वाले टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आएगा नहीं। यहां पर हमारे नेता के प्रकार होते हैं, खत्म। हेडिंग डालोगे, नेता का चयन, सिलेक्शन ऑफ लीडर। कौन से बाबा? आसाराम। धार्मिक नेता के अंदर, है ना। ऐसे को ऐसे को नेता नहीं बोलते। ध्यान रखना, गलत जा रहा है तू। हेडिंग डालोगे, नेता का चयन। क्या हो गया रे? देखो इधर, नेता के चयन की विधियां है कि नेता का चयन कैसे कैसे किया जाएगा। मान लो आपकी क्लास के एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपकी क्लास के अंदर से एक नेता का चयन करना है हमारे को, ठीक है। कि जो क्लास की समस्याओं को हमारे पास में लेकर आए। सबके साथ में अलग अलग डील नहीं कर सकते। आपकी तरफ से कोई भी एक आदमी हमारे पास में आ जाए और वो क्लास की समस्याओं को हमारे को बता दे। इसके लिए आप में से एक नेता की आवश्यकता पड़ेगी हमारे को, ठीक है। सबसे पहले आता है चुनाव के द्वारा। नेता चुनने के लिए हमने एक नोटिफिकेशन निकाला, अभी क्लास के लिए नेता को चुनाव कर रहे हैं। जिसने भी एलएसए डिग्री की हुई हो, पूरी की बात कर रहे हैं अपन, है ना, कोचिंग की बात करें। जिसने भी एलएसए का डिप्लोमा कर रखा हो, मिनिमम शैक्षणिक योग्यता डाल दी हमने एलएसए का डिप्लोमा, और परसेंटेज भी डाल दी। परसेंटेज 85 से ऊपर होनी चाहिए भाई डिप्लोमा के दौरान, ठीक है। क्लियर। अब हम करवा रहे हैं चुनाव, जो भी इस शैक्षणिक योग्यता को पूरा करेगा वो कोई नेता बन सकता है वो, ठीक है।
4-5 उन्होंने डाल दिया कि भाई हाँ पीछे से ऊपर वाले इतने ही है सब, किसी ने इच्छा जताई कि मेरे को नेता बनना है, किसी ने नहीं नहीं अपने को मन नहीं, अपन ऐसे ही खुश है। ठीक है, एक निश्चित दिनांक के ऊपर हमने चुनाव करवाया आप सबसे, आपने अपने मत का प्रयोग किया और मत का प्रयोग करने के बाद में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वही आपका नेता बन गया। क्या कहलाया? इलेक्शन के द्वारा। ठीक है, अब इलेक्शन के अंदर जो हमने कैटेगरी रखी है, जो क्वालिफिकेशन रखी है, हो सकता है कि वो परसेंटेज के अंदर अच्छा हो, लेकिन हो सकता है कि उसमें लीडरशिप के गुण नहीं हो, नेतृत्व की क्षमता नहीं हो सकता है। इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो वैसे भी नौकरी ही करते हैं बस, ऐसा ही होता है। इंटेलिजेंट लोग हमेशा नौकरी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर शासन तो वो करते हैं जो पीछे बैठते हैं। भाई आज के टाइम पे कितना बड़ा आईएएस क्यों ना हो जाए, नेताजी बन गए चाहे 10वीं पास ही क्यों ना हो, आईएएस को बात तो माननी पड़ेगी ना। ऐसा, तो चुनाव के द्वारा उस अच्छे नेता का चुनाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्वालिफिकेशन के अंदर कहीं पे भी हमने नेतृत्व की क्षमता का जिक्र नहीं किया। भाई नेतृत्व की क्षमता है चाहे नहीं है, पहला तरीका चुनाव के द्वारा। दूसरा आता है सिलेक्शन के द्वारा। सिलेक्शन के अंदर आप में से हमने कह दिया साहब, आप में से ही चुन के बता दो भाई ये नेता बनेगा तुम्हारा, कोई चुनाव नहीं कोई कुछ नहीं। ठीक है, आपने किसी एक बंदे को भेज दिया हमारे पास में, बोले साहब ये हमारा नेता है, हमने उसको मान लिया। चयन किसने किया? आपने। कोई क्वालिफिकेशन रखी? नहीं रखी। ठीक है, अब चयन किस बेस पे किया आपने? यार ज्यादा बोलते होगा तो नेतागिरी गुण तो होंगे होंगे, हो सकता है ऐसा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ज्यादा बोलने वालों में नेतागिरी के गुण हो? नहीं, कंफर्म नहीं है। इसलिए इसके द्वारा भी नेता का चयन तो हो तो जाएगा, लेकिन इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का मतलब है कि अब आपके ऊपर नहीं है, मैंने कह दिया कि ये सब नेता बनेंगे, सब आपकी क्लास के नेता ये हैं, कोई भी समस्या होंगी मैंने नॉमिनेट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, मैं नॉमिनेट किसको करूंगा? जो या तो मेरा जानकार होगा या जो मेरी बात मानता होगा। जो मेरी बात ही नहीं मानेगा उसको नेता बनाऊंगा क्या मैं? नहीं बनाऊंगा। तो अच्छे नेता को चुनाव हो सकता है क्या इससे? नहीं हो सकता। बाई पोस्टिंग, एक एग्जाम कंडक्ट करवा दी, भाई एक टेस्ट ले लेंगे तुम्हारा, टेस्ट के अंदर से जो पोस्ट जो टॉप करेगा वो टॉप करेगा वही नेता। क्या कहलाएगा? बाई पोस्टिंग। अब आता है लास्ट वाला सोशियोमेट्रिक मेथड, सामाजिक मापन विधि। आपके अंदर से एक नेता का चुनाव करना है, और हम ये चाहते हैं कि वो नेता अच्छी गुण वाला हो, जिसमें लीडरशिप की भावना हो। इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए, लेकिन होना ऐसा चाहिए। आपको पता ही नहीं हमारे को नेता का चुनाव करना है, कोई से भी दो बच्चे दूसरे बैच के अंदर से उठाए, आपके बैच के अंदर बैठा दिया, बोले 5 दिन 10 दिन तक देखो बोले कौन कौन से हैं अपने नेता बनने के लायक। 5-10 दिन के अंदर वो क्लास के अंदर नोट करेंगे कि भाई कौन तो अच्छा बोलने के अंदर है, किसमें अच्छे गुण है, किसको बोलना नहीं आता, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। आपको पता ही नहीं इन चीजों का। आपको तो ऐसा लगता है आपके साथ में बैठा हुआ तो कोचिंग करने आया यहाँ पर, और लास्ट के अंदर उसने हमारे को रिपोर्ट दे दी, बोले ये 2 जने हैं जो सबसे अच्छे हैं, इनके अंदर से आप जिसको चुनना चाहते हो वो चुन लो। उन्होंने क्या क्या नोट किया? इंटेलिजेंसी, आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है या नहीं है, आप बोल सकते हो या नहीं कह सकते, आपका व्यवहार कैसा है, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने नोट करी, और आपको पता भी नहीं है इन चीजों का। इस विधि को अपन क्या बोलते हैं? सामाजिक मापन विधि। ये 5 तरीके हैं आपके पास में नेता के चुनाव करने के। आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? कौन सी विधि? सामाजिक मापन विधि। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा उस नेता का चयन किया जाएगा जो के अंदर वाकई में लीडरशिप वाले गुण होंगे, जो आपको लीड कर सकता है, जो आपको सही दिशा के अंदर ले जा सकता है। तो हमारे से डिटेल्स कोई नहीं पूछता कि भाई चयन के अंदर, इलेक्शन के अंदर क्या होता है, सिलेक्शन में क्या होता है, नॉमिनेशन में क्या होता है, सोशोमेट्रिक के अंदर क्या होता है। हमारे से पूछा जाता है चयन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? चयन की सबसे अच्छी विधि, ये याद रख लेना, हमारा काम चल जाएगा। क्लियर है? लिखो ये 5 नाम, और नीचे लिखोगे नेता के चयन की सबसे अच्छी विधि सामाजिक मापन विधि। पानी की बोतल दे दो यार, नहीं है।
तो ध्यान रखना, बोलने से नेता कोई नहीं बनता, पता है ना आपको। चयन आप में से किसी ने किया है, नामांकन हमने किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है, सरकार ने डायरेक्ट कह दिया कि आलोक राज जी बोर्ड अध्यक्ष है। आपसे पूछा बढ़ाने से पहले कोई चुनाव करवाया? नहीं ना। तो वो होता है नॉमिनेशन, जहां पर सरकार खुद डिसाइड करती है, हायर अथॉरिटी डिसाइड करती है भाई नेता कौन बनेगा। इसको बोलते हैं नामांकन। चयन आप करते हो कि आप में से अपने हिसाब से बता दो भाई हाँ ये बनने लायक है। सरपंचों के चुनाव आने वाले हैं अभी, कहीं ऐसा नहीं होता कि निर्दलीय सरपंच चुन लिए जाते हैं। तो निर्दलीय जहां पर चुने जाते हैं वहां पर चुनाव नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों ने कह दिया है कि हमारा सरपंच तो ये है सब, वो निर्विरोध हो गया वो। तो वो सिलेक्शन कौन सा होगा? सिलेक्शन होगा। लिख लिया सबने? ठीक है। नेता और नेतृत्व तो हमारा यहां पर होता है समाप्त। हेडिंग डालोगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम। हेडिंग डालोगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अंग्रेजी के अंदर भी नाम लिखोगे इसका, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और शॉर्ट के अंदर लिखोगे CDP। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या CDP। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ब्रैकेट में लिखोगे CDP। आपसे पूछा जाता है कि CDP की फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान रखना, जब भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है तो हिंदी वाला जो पोर्शन रहता है उसके अंदर भी इंग्लिश में ही लिखा मिलेगा, और जो हिंदी वाला पोर्शन है इंग्लिश वाला है उसमें भी इंग्लिश में ही मिलेगा आपको। यानी कि ऑप्शन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बाइलिंगुअल पेपर के अंदर दोनों तरफ सेम ही रहेगा आपको। हिंदी के अंदर आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम कभी नहीं मिलेगा, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखोगे। ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अगर बात करते हैं तो तीन चीजें हमारे पास में। पहला तो है समुदाय, दूसरा है सामुदायिक विकास, और तीसरा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। समुदाय को हम बोलते हैं कम्युनिटी, सामुदायिक विकास को हम बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट, और इसको बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम को CDP। तीन नाम है। कोई भी दो शब्द बोलना चाहेगा इनके बारे में? कोई भी दो शब्द। कोई भी दो शब्द गलत भी बोल दो कोई बात नहीं। समुदाय आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? व्हाट इज कम्युनिटी? लोगों का समूह।
सही है? नहीं सर, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? एक ही जाति का समूह, जाति के अंदर लोग ही होते हैं सर, जाति के अंदर भी तो लोग ही होते हैं। सही है कि नहीं है? आपकी बात भी सही है भाई, एक जाति के समूह, लेकिन जाति के अंदर कोई सा भी समूह हो, होंगे तो लोग ही ना, लोगों से मिलकर ही तो बनेंगे। अब चाहे वो जाति का हो सकता है या प्रोफेशनल एक ही क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का समूह, ऐसा भी हो सकता है, होगा लेकिन लोगों का समूह। क्लियर है? देखो इधर, समुदाय की अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं लोगों का समूह। किसका समूह? लोगों का समूह। कैसा समूह? जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। भौगोलिक क्षेत्र कैसा होगा? एक एक फिक्स एरिया के अंदर निवास करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक ही व्यवसाय करते हैं, काम भी कैसा करेंगे? एक। और तीसरी बात, जीविकोपार्जन के लिए एक दूसरे पर आश्रित। आश्रित का मतलब डिपेंड भी रहेंगे। ऐसे लोगों के समूह को हम क्या कहेंगे? समुदाय। यानी कि लोगों का समूह जो एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, एक ही व्यवसाय करता है तथा जीविकोपार्जन के लिए एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, ऐसे लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं? समुदाय। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, गांव में रहने वाले किसान, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो सकता है, एक गांव में रहने वाले किसान यानी कि उस गांव के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, एक ही व्यवसाय करेंगे, खेती या पशुपालन, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। सभी के पास ट्रैक्टर नहीं है तो 5 के पास ट्रैक्टर है, तो दूसरे का ट्रैक्टर मांग के लेके गया, मेरे पास में हल था तो मैंने हल दे दिया। तो डिपेंड रहेंगे किसके ऊपर? एक दूसरे के ऊपर। लोगों के ऐसे समूह को ही हम क्या कहेंगे? पूछा जाता है समुदाय की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई, वो सबसे छोटी इकाई क्या रहती है? परिवार या फैमिली। तो गांव में रहने वाले किसान हैं, सबके अलग अलग फैमिलीज हैं, और वही फैमिलीज मिलकर किसका निर्माण करती है? समुदाय का। तो कहा जाता है कि समुदाय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार। दूसरा वर्ड है हमारे पास में सामुदायिक विकास। नाम से पता लग रहा है कि समुदाय का विकास करना। ठीक है, समुदाय के अंदर जो लोग हैं उन लोगों की योग्यता और कार्य क्षमता को बढ़ाना, ये क्या कहलाएगा? सामुदायिक विकास। किस किस को बढ़ाओगे आप? योग्यता को उनकी और कार्य क्षमता को उनकी। अब ये काम अगर सरकार ने किया तो सरकार ने इसको कौन सा प्रोग्राम नाम दे दिया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। हमारे को किसके बारे में बात करनी है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में। सुनते जाओ। 1947 के अंदर भारत आजाद हो गया। कौन सी तारीख को? 15 अगस्त या 26 जनवरी? 26 जनवरी को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी कौन से वाली? 1950 वाली। जबकि 15 अगस्त कौन सा? बताइए आपको। ठीक है, आजादी के बाद में क्या सब कुछ ठीक हो गया क्या? अंग्रेज छोड़ के चले गए, अच्छे दिन आ गए क्या? नहीं, अंग्रेज छोड़ के चले गए कोई बात नहीं, लेकिन देश तो जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में छोड़ के गए। जितने संसाधन वो अपने साथ में ले जा सकते थे वो संसाधन लेके गए वहां से। भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था? कहलाता था? है क्या? नहीं। आजादी के बाद में था क्या? नहीं। तो सारे जब संसाधन लेके चले गए तो हमारे पास में ज्यादा कुछ था नहीं। आजाद तो हो गए लेकिन हमारे पास में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं था कि हम कुछ भी खा सके या कुछ भी पी सके। ये ऐसे संसाधन हमारे पास में बहुत कम थे। सरकार को उस टाइम पे सोचने की आवश्यकता पड़ी। सरकार ने सोचा कि लोगों का विकास करने की, क्योंकि लोगों का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। ऐसा बोलते ना कि हमारे जो टोटल जनसंख्या है उसकी 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, और जो गांवों में निवास करते हैं उनके दो ही मेन काम होते हैं, कृषि और पशुपालन। ठीक है, जिनकी हालत आजादी के बाद में वैसे भी खराबी थी और पहले भी खराबी चल रही थी उनकी। तो ठीक है, सरकार ने जब इनके बारे में सोचा तो सरकार ने सोचा कि लोगों का अगर विकास होगा तो ही देश का विकास होगा। अगर लोगों ने डेवलपमेंट नहीं किया तो देश भी विकसित आगे हो नहीं सकता। इसके लिए गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया। गवर्नमेंट काम कैसे करती है?
गवर्नमेंट को कोई भी चीज अगर करनी होती है तो गवर्नमेंट पहले प्लानिंग करती है उसकी कि यार प्लानिंग करनी चाहिए हमारे को। भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। समस्याओं के हल के लिए गवर्नमेंट ने सोचना शुरू किया। सोचने के लिए गठन कर दिया योजना आयोग का। किसका गठन कर दिया? प्लानिंग कमीशन। किसका गठन कर दिया? योजना आयोग का गठन कर दिया। और योजना आयोग के अध्यक्ष बने कौन बने थे? प्रधानमंत्री जी। कौन थे? पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। पहला क्वेश्चन, गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग नाम से पता लग रहा है कि इसका काम क्या था? क्या बनाना? योजना बनाना। योजना आयोग जो योजनाएं बनाता था उन योजनाओं को पंचवर्षीय योजना कहा गया। कौन सी योजना? पंचवर्षीय। पंच का मतलब? वर्ष का मतलब? साल। ठीक है, तो 5 साल के लिए इसने योजनाएं बनाई और उस योजनाओं को अपन ने क्या नाम दिया? पहली योजना तो बनाई होगी कभी ना कभी तो, इसको बोलते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। कौन सा प्लान? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया इस योजना आयोग की स्थापना के अगले ही साल 1951 से 1956, 1951 से 1956 के अंदर इन्होंने योजनाएं बना दी। योजनाएं बनाने के बाद में उसको इंप्लीमेंट कर दिया। भाई बनाने के काम कर लिया इन्होंने 1 साल के अंदर। बनाने के बाद में लोगों के ऊपर अप्लाई करना शुरू किया और अप्लाई करने के लिए इन्होंने सबसे पहले स्कीम निकाली जिसका नाम था की विलेज स्कीम। ग्राम आधार योजना। कौन सी योजना? इसी को बोलते हैं की विलेज स्कीम। इस की विलेज स्कीम को मदर ऑफ ऑल स्कीम भी कहा जाता है। मदर ऑफ ऑल स्कीम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी के अंतर्गत बाकी सारी योजनाएं बनाई गई। सभी योजनाओं की जननी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? इसके जस्ट अगले साल यानी कि अगस्त 1952 में गवर्नमेंट ने क्या लागू कर दी? की विलेज स्कीम। ठीक है, की विलेज स्कीम यानी कि गांवों के ऊपर काम करने के लिए स्कीम्स चलाई गई थी। 55 कम्युनिटी प्रोडक्ट्स लागू किए गए थे, इसलिए इसको की विलेज स्कीम ग्राम आधार योजना कहा गया और इसी के अंतर्गत फिर बाकी सारी योजनाएं चलाई गई। ठीक है, की विलेज स्कीम निकालने के अक्टूबर के अंदर, कौन से अक्टूबर? 2 अक्टूबर 1952 क्या आती है? गांधी जयंती। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल जी नेहरू। तो आपको पता है कि नेहरू परिवार गांधी परिवार का कितना खास रहा हो, अपने अपने फंडे थे। 2 अक्टूबर 1952 को शुरुआत कर दी इन्होंने सीडीपी की। किसकी शुरुआत करी? सीडीपी का मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ग्राम आधार योजना की शुरुआत कब हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब खत्म हुई? योजना आयोग की स्थापना। और देश आजाद कब हुआ? ठीक है, योजना खत्म कब हो गई? 1956 के अंदर योजना खत्म हो गई। आप भी तो योजना बना के आए हो, यहाँ पर घर पे बैठ बैठ के योजना बनाई कि प्लान करना है कि हाँ जयपुर चलना है, कोचिंग चलना है, तब जाके एलएसए बढ़ेंगे। फिर प्लानिंग करने के बाद में कोचिंग का सिलेक्शन किया, शिवालय के अंदर आ गया। कोई चीजें देखी होगी, फर्स्ट रैंक भी आ रही है, ठीक है, पढ़ाते भी अच्छा है, टेस्ट भी टाइमली हो जाते हैं, कुछ भी पॉजिटिव देखा होगा तभी आप फर्स्ट क्लास के अंदर बैठे हुए हो। ऐसा ही है? ठीक है, आपकी योजना सफल तब मानी जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज यहां पर रह के आप कितनी भी पढ़ाई क्यों ना करो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, घर वाले नहीं, रिश्तेदार यही कहेंगे कि मजे मारे हैं जयपुर के अंदर। सही है कि नहीं है? यहां पर रह के कितने ही मजे मार लो और अगर गलती से सिलेक्शन हो गया तो घर वाले कहेंगे कि बहुत पढ़ता था, रात में 4 बजे तक नहीं पढ़ो जो, है ना? ऐसा ही होता है ना? तो वो योजनाएं बनाई आपने, लेकिन आपको पता कब लगेगा कि आपकी योजना सफल हुई है कि नहीं हुई? जब एलएसए की वैकेंसी आएगी और वैकेंसी के बाद में एग्जाम होगा और एग्जाम के अंदर सिलेक्शन होगा।
गवर्नमेंट ने योजना लागू कर दी, सीडीपी की विलेज स्कीम लागू कर दी, 1956 के अंदर खत्म हो गई। 1956 के अंदर खत्म हो गई तो पहले देखना भी तो पड़ेगा ना कि योजना जो लागू करी है वो सफल भी हुई है कि नहीं हुई, देखना बनता है। गवर्नमेंट ने इस योजना के मूल्यांकन के लिए, किसके लिए मूल्यांकन, इवोल्यूशन के लिए, टेस्ट लेने के लिए 1957 के अंदर गठन कर दिया बलवंत राय मेहता कमेटी का। कौन सी कमेटी का? बलवंत राय मेहता कमेटी। कब बनाई गई? 1957 के अंदर। बलवंत राय जी मेहता इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? बलवंत राय मेहता कमेटी। 1956 के अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, 1956 से 1961 दूसरी पंचवर्षीय योजना हमने चालू कर दी। लेकिन 1957 के अंदर हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर जो जो हुआ था उसके मूल्यांकन के लिए गठन कर दिया बलवंत राय मेहता कमेटी का। बलवंत राय जी मेहता कमेटी ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के काम देखे और काम देखने के बाद में सिर पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि जितने हमारे को रिजल्ट मिलने चाहिए थे उतने रिजल्ट मिले ही नहीं। बलवंत राय जी मेहता कमेटी ने देखा कि लोगों के विकास के लिए जितने भी प्रोग्राम रखे गए थे उनसे लोगों का ज्यादा विकास हुआ नहीं। गवर्नमेंट ने कह दिया कि सबको घर बनाने हैं साहब, लोगों का विकास करेंगे, घर में रहेंगे तो थोड़ा सा सामाजिक स्तर ऊपर उठेगा। ठीक है, एक बंदा है जो बाड़मेर के अंदर बैठा हुआ है, एक बंदा है जो जम्मू कश्मीर के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, बाड़मेर वाले व्यक्ति को घर चाहिए कि पानी चाहिए? और जो कश्मीर के अंदर बैठा है उसको पानी चाहिए कि घर चाहिए? लोगों की आवश्यकताएं अलग अलग थी, लेकिन गवर्नमेंट ने जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजनाएं चलाई वो सभी लोगों के लिए इक्वली चलाई गई कि भाई सबके लिए बराबर, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन लोगों की आवश्यकताएं तो अलग थी। बलवंत राय जी मेहता कमेटी ने जवाब में रिपोर्ट दी, बोले साहब ये जो कर रहे हो ना आप गलत कर रहे हो। बोले क्या गलत कर रहे हैं? बोले आप सभी लोगों के लिए एक ही प्रकार की योजनाएं कैसे बना सकते हो? आज के टाइम पे आपकी योजनाएं और अगर परिचर की योजनाएं एक जैसी बना दें तो क्या फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा, अलग अलग ही बनानी पड़ेगी तभी रिजल्ट मिलेगा। तो सरकार ने कहा, बोले क्या दिक्कत है आपको? बोले सर बाड़मेर के अंदर जो बैठा हुआ है उसको तो चाहिए पानी, उसको मकान की इतनी आवश्यकता नहीं है, वो झोपड़ी बनाने के लिए भी रह लेगा, लेकिन जीने के लिए पहले पानी तो चाहिए ना। कश्मीर के अंदर बैठा हुआ, वहां पर नदी बर्फ सारे सब कुछ है, आराम से पानी पी लेगा, कुएं खोदने की भी जरूरत नहीं है उसको, लेकिन उसको वहां पर रहने के लिए मकान चाहिए, क्योंकि बर्फ जब पड़ती है तो जो कच्चे मकान होते हैं वो ढह जाते हैं, आप उनके लिए मकान बनाओ। सरकार ने माना बात तो सही है बोले तुम्हारी, तो बोले क्या कर सकते हैं? बोले आप लोगों से समस्याओं को पूछो पहले और उसके बाद में उनकी समस्याओं का समाधान करो, तब तो अपने जो जितना सब कुछ मेहनत कर रहे हैं वो फायदे में रहेगी, वरना तो जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना बर्बाद हुई है वैसे सेकंड भी बर्बाद हो जाएगी। तो बोला अब एक एक लोगों से तो जाके कैसे पूछे? आज की क्लास के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आधा सा टाइम तो मेरे को यही निकल जाएगा, पढ़ाएंगे कब, रिजल्ट कब देंगे अपन? तो बलवंत राय जी मेहता कमेटी ने कहा कि बोले आप एक एक लोगों से मत पूछो, आप गांव के अंदर से कोई से भी एक लोग का चुनाव करने के लिए कह दो और वो आदमी आपको बताएगा कि भाई क्या क्या गांव की समस्याएं हैं, फिर आप उनका समाधान कर दो। बाड़मेर वाला जो आदमी होगा वो पानी की समस्या बताएगा, जम्मू कश्मीर वाला आदमी आपको मकान की समस्या बताएगा। बाड़मेर वाले की पानी की समस्या का समाधान कर दो और जम्मू कश्मीर वाले की मकान की समस्या का समाधान कर दो, तब तो चल जाएगा, वरना चलेगा भी नहीं। सरकार ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है। क्या है? बात तो तुम्हारी ठीक है। बलवंत राय जी मेहता कमेटी की अनुशंसा पर शुरुआत की गई पंचायती राज व्यवस्था की। किसकी शुरुआत करी? पंचायती राज व्यवस्था। उस टाइम भी प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल जी नेहरू। ठीक है, वही 2 अक्टूबर आया, लेकिन 1959 का। कौन सा वाला? 59 का। बलवंत राय जी मेहता कमेटी का गठन 57 के अंदर किया, साल 2 साल उन्होंने करी माथा फोड़ी, उसके बाद में सरकार को रिपोर्ट दी, फिर सरकार को सद्बुद्धि आई, तब जाके सरकार ने क्या लागू करी? पंचायती राज व्यवस्था। कब करी? 2 अक्टूबर 1959। पंचायती राज व्यवस्था के अंदर बलवंत राय जी मेहता ने सजेस्ट किया कि ये 3 स्तरीय व्यवस्था होगी। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। ठीक है, त्रिस्तरीय का मतलब कितने स्तर? 3 स्तर बनाए गए, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर, ये 3 स्तर बनाए गए। संस्थाएं बनाई गई यहां पर। क्या बनाई गई? संस्था। प्रथम स्तर पर निर्माण किया गया ग्राम पंचायत का। किसका निर्माण किया? द्वितीय स्तर पर निर्माण किया पंचायत समिति का। किसका? पंचायत समिति। और तृतीय स्तर पर निर्माण किया जिला परिषद का। किसका निर्माण किया?
जिला परिषद का। ठीक है, निर्माण तो कर दिया, लेकिन इनकी तरफ से लोग भी तो आने चाहिए था। गांव के लेवल के ग्राम पंचायत बनाएगी, ब्लॉक के लेवल पे या तहसील लेवल के ऊपर बनाएगी पंचायत समिति, और जिले के लेवल पर बनाई गई जिला परिषद बनाएगी। ठीक है, इनके अंदर लगाए गए आदमी जो ऑफिशियल थे, ऑफिशियल का मतलब शासकीय, जो सरकार की तरफ से थे, सरकार की तरफ से ग्राम पंचायत पे लगाया गया ग्राम सचिव। क्या लगाया गया? जिसको वर्तमान के अंदर आप वीडीओ के नाम से जानते हो। किसके नाम से? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। शुद्ध हिंदी के अंदर इसको क्या बोलेंगे? ग्राम विकास अधिकारी। ये लगाया गया कौन से स्तर के ऊपर? ग्राम पंचायत के ऊपर से। शासकीय का मतलब जो सरकार की तरफ से आएगा, क्योंकि लोग समस्याएं तो बताएंगे किसको? हर बार नेहरू जी तक तो जाने से रहे, तो सरकार को अपना आदमी तो बैठाना पड़ेगा ताकि गांव की तरफ से जो आएगा वो उसको बता तो सके। तो ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर निर्माण किया गया ग्राम सचिव का, जिसको वर्तमान के अंदर बीडीओ के नाम से जानते हैं। पंचायत समिति स्तर पर बनाया गया बीडीओ को, किसको? इसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। शुद्ध हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं खंड विकास अधिकारी। कौन सा अधिकारी? खंड विकास अधिकारी। और जिला परिषद के ऊपर बैठाया गया सीईओ को। किसको बैठाया गया? सीईओ। इसका मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कौन सा अधिकारी? और मुख्य कार्यकारी के अधिकारी पे पोस्ट पे बैठाया गया एक आईएएस को। किसको बैठाया गया? आईएएस लेवल का बंदा बैठाया गया पंचायत समिति जिला परिषद के ऊपर, और पोस्ट का नाम क्या दिया गया? सीईओ। ये सारे के सारे सरकार की तरफ से है, सरकार ने इनकी पोस्टिंग करी, तब जाकर ये इस लेवल के ऊपर पहुंचे। ठीक है, बात आई कि भाई गांव की तरफ से भी तो आना चाहिए, तभी जाके तो 3 स्तरें बनेगी, तभी जाके तो अच्छा लगेगा। इस कंडीशन को दूर करने के लिए फिर बनाई गई नॉन ऑफिशियल, यानी कि गैर शासकीय। गैर शासकीय वो होंगे जो जनता की तरफ से आएंगे और चुनकर आएंगे, कैसे भी, चाहे चुनाव करा के आएंगे, चाहे निर्विरोध आएंगे, कैसे भी आएंगे, लेकिन आएंगे किसकी तरफ से? जनता की तरफ से। ग्राम पंचायत के स्तर पर कौन आया? तो इस पंचायत समिति के ऊपर प्रधान, और यहां पर जिला प्रमुख। तो 3 स्तरों की अगर बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंदर, तो प्रथम स्तर पर क्या आती है? द्वितीय स्तर पर, तीसरे स्तर पे, ठीक है। जिला स्तर पर कौन सी है? जिला परिषद। तहसील स्तर पर, और गांव के स्तर पर। सरकारी आदमियों की अगर बात करते हैं, शासकीय आदमियों की अगर बात करते हैं, तो ग्राम पंचायत में किसको बैठाया गया? ग्राम सचिव। किसको? अभी तक वहीं पे 1959 ही चल रहा है, अभी वीडियो तो अभी बने। वर्तमान के अंदर कौन सा पद है? वीडियो। द्वितीय स्तर पंचायत समिति पर किसको बैठाया गया? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, और तृतीय स्तर जिला परिषद पे सीईओ। वीडियो की वैकेंसी आती है, वीडियो की वैकेंसी आती है। पहले सेक्रेटरी की पोस्ट आती थी, आज के टाइम पे वीडियो की आती है। कभी वीडियो का फॉर्म भरा आपने? क्यों नहीं भरा? ग्रेजुएशन ही पूरी नहीं हुई। वो इसलिए नहीं भरा क्योंकि वीडियो की पोस्ट आती नहीं है ना। वीडियो की जो पोस्ट लगाई जाती है वो दूसरे विभागों के अंदर से डेपुटेशन पर लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, ऑफिसर लेवल का कोई भी आदमी जिसने अपने विभाग के अंदर कम से कम 10 साल काम किया हो और उसकी एसीआर वार्षिक कार्य मूल्यांकन बहुत अच्छा रहेगा, उसी को क्या बनाया जाएगा? वीडियो बनाया जाएगा। या फिर जो नए नए आरएस बनते हैं ना, है ना, ट्रेनी आईएएस, ट्रेनी आरएस, उनको भी वीडियो बना के भेज देते हैं। वो ज्यादातर तो डेपुटेशन पे ही लगाते हैं। तो डेपुटेशन पे लगने के कारण इसकी पोस्ट कभी नहीं आती। आप कभी भी जिंदगी के अंदर वीडियो का फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे? क्योंकि डिपार्टमेंट में आ तो जाओगे लेकिन ऑफिसर रैंक पे तो आओगे नहीं, है ना। इसलिए आप कभी वीडियो का फॉर्म नहीं भर पाओगे। हमारे जैसे वीओ ऑफिसर रैंक है, 10 साल की नौकरी के बाद में वीडियो की पोस्ट के ऊपर में जा सकता हूँ। तहसील लेवल के ऊपर बैठेंगे,
पद मेरा मूल विभाग का ही रहेगा, लेकिन पोस्ट मेरे को दी जाएगी किसकी? बीडीओ की। अब बीडीओ अच्छी पोस्ट है, पैसे वाली पोस्ट है, तो जिसके बाद में जैक और जुगाड़, जैक और जुगाड़ होता है, वही कौन बनता है? बीडीओ। सीईओ गवर्नमेंट की तरफ से आईएएस लेवल का अधिकारी बनेगा हमेशा, इसके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, तो सरकार का जो फेवरेबल आईएएस, जैसे कि जैसे ही चुनाव के अंदर सरकार चेंज होती है, वैसे ही सरकार अपने अपने अधिकारियों को सेट कर देती है, क्योंकि सबके अपने अपने खास बंदे होते हैं। जब हटा तो सकते नहीं इनको, लेकिन दूर तो भेज ही सकते हैं। उसी तरीके से नॉन ऑफिशियल्स के अंदर चुनाव के द्वारा आने वाली पोस्ट के अंदर ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच है, पंचायत समिति के ऊपर प्रधान है, और जिला परिषद के ऊपर जिला प्रमुख। ये लागू किया गया, ये सारा सेटअप लागू कर दिया। कहा किसने? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। लागू कब की गई है? 2 अक्टूबर 1969। ठीक है, ये सारा बनाने के बाद के अंदर इनका कार्यकाल रखा गया 3 साल का। कितना रखा गया? 3 साल। यानी कि हर 3 साल बाद में ये पोस्टें चेंज होनी थी। ये तो ऐसे कैसे रहते, क्योंकि सरकार ने बनाया था इनको तो, ठीक है, लेकिन ये वाली चेंज होती रही। सरपंच साहब ने मेहनत करी, सरपंच साहब चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद में 6 महीने तो चौड़े के घूमते रहे कि भाई अपन सरपंच है ना, लोगों की सुनी नहीं। फिर लोगों ने समझाया सरपंच साहब को कि सरपंच साहब अगर लोगों के लिए काम नहीं करोगे तो अगली बार सरपंच नहीं बन पाओगे। तब सरपंच ने कहा ठीक है करते हैं। सरपंच को आता जाता तो था नहीं, क्योंकि लोगों से चुनकर आया था। तो सरपंच ने आपने कहीं से पूछा होगा, कहीं कुछ भी, साल 6 महीने लगा के गांव के अंदर रोड सैंक्शन करवा के लेके आ गए। भाई गांव के अंदर पहले क्या बनाएंगे? रोड। वीडियो साहब से कहा, वीडियो साहब ने पूछा भाई क्या चाहिए आपको? बोले रोड चाहिए साहब हमारे को। बोले ठीक है रोड बनवा लो, तुम कह रहे हो तो मान लेते हम। वीडियो साहब ने ऊपर बात करी, सैंक्शन करवा दी, बजट आ गया, रोड बनना शुरू हो गया। इतने में 1.5 साल हो गए थे। रोड बनते बनते साल भर रोड निकल गई। सरकारी काम में आपको पता ही कितने तेज होते हैं, ठीक है ना। फाइल यहां से वहां पहुंचने के अंदर सालों लग जाते हैं, फिर सैंक्शन होकर आना रही सारा। 2.5 साल कार्यकाल हो गया, तब तो सरपंच साहब ने रोड बनी, फीता काटते काटते उसकी सरपंच साहब का कार्यकाल ही पूरा हो गया। अब ठेकेदार ने जिसने रोड बनाई थी उसको पेमेंट भी तो करना था। तो जैसे ही सरपंच साहब बिलों के साइन करने लगे, सरपंच साहब हार गए चुनाव। अब दूसरे सरपंच साहब आ गए। दूसरे सरपंच साहब ने ठेकेदार को कह दिया, बोले रोड तो पुराने सरपंच साहब ने बनाई है, मैं कैसे साइन कर दूं? दिक्कत हो गई ना, काम अटक गया। काम अटक गया, ये सारा सब कुछ चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने किया संशोधन। क्या किया? संशोधन। किसके अंदर संशोधन किया? संविधान के अंदर। संविधान संशोधन कौन से नंबर का किया? 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर। और इस 3 साल के कार्यकाल को बढ़ाकर कितने साल कर दिया? सरकार को लगा यार 3 साल के अंदर ज्यादा काम हो नहीं पा रहे हैं, तो उस केस के अंदर सरकार ने इन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 साल। वर्तमान के अंदर ग्राम पंचायतें कितने साल के लिए काम करती है? 5 साल के लिए। तब से लेकर आज तक काम कर रही है। ग्राम सभा का गठन किया गया, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, और जनसंख्या के अनुपात के अंदर SC ST OBC को आरक्षण भी दिया गया। पहले रिजर्वेशन वाला सिस्टम नहीं था। फिर जनसंख्या के आधार पर फिक्स आता ना, जैसे गांव के अंदर सरपंच कौन सी कास्ट का बनेगा, ये 1992 वाले संशोधन जो हुआ था उसी के द्वारा गठन किया गया। और वर्तमान के अंदर यही पैटर्न आज तक काम कर रहा है। ठीक है, क्यों काम कर रहा है? क्यों? क्योंकि यहां पर लोगों से चुना हुआ व्यक्ति जब आया हमारे पास में, तो उसने वाकई में लोगों की समस्याओं का समाधान किया। कि गांव के पुराने सरपंच और आज के सरपंचों में फर्क है ना। आज के सरपंच पहले चुनाव जीते ये जीते हैं कि स्कॉर्पियो कैसे लेके आनी है, और पहले वाले सरपंच ये सोचते थे कि गांव के लिए अच्छा काम क्या करना है, लोगों की जरूरत क्या है, उस हिसाब से अच्छा काम कर रहे थे। सरपंच साहब की लाइजनिंग होती थी बीडीओ साहब से, बीडीओ साहब ऊपर फाइल भेजते थे, जिन्हें काम होता था, कोई रिश्वत कुछ नहीं, काम होके आता था, बजट भी लगता था, और गांव का डेवलपमेंट भी होता था, है ना। तो सरपंच साहब उसी गांव की समस्याएं बताते थे जिस गांव से वो सरपंच बने हुए हैं। पड़ोसी गांव की थोड़ी बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। ठीक है, इसीलिए जन्म हुआ था किसका? पंचायती राज व्यवस्था का। शुरुआत कब हुई? राजस्थान का नागौर जिला। कौन सा जिला? और नागौर के अंदर भी गांव आया बगदरी। बगदरी या बगदारी जो भी है, कौन सा है? बगदारी है दरी है? दरी। नागौर वाले ज्यादा जानते हैं। बगदरी, ये सबसे पहली ग्राम पंचायत बनाएगी। फर्स्ट ग्राम पंचायत ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वो कौन सी थी? बगदरी। इसके बाद में पूरे देश के अंदर ग्राम पंचायतों का निर्माण हुआ, कार्यकाल 3 साल, सरपंच, ग्राम सचिव, सारा सब कुछ सेटअप। और उसके बाद के अंदर
73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, जिसके कारण ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर कितना किया गया, 5 साल कर दिया गया। ठीक है, दिक्कत यहां तक? वापिस से सुनो, वापिस से अगर बात करते हैं तो देश आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947। योजना आयोग का गठन कब किया गया, और प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू कब की गई, 1951 से, यानी कि शुरुआत कब हुई और खत्म कब हुई, 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही ग्राम आधार योजना की शुरुआत हुई, कब हुई, अगस्त 1952। ग्राम आधार योजना को मदर ऑफ ऑल स्कीम भी कहते हैं, सभी योजनाओं की जननी, क्योंकि बाकी सारी योजनाएं किसके अंतर्गत चलाई गई थी, इवन सीडीपी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये भी किसके अंतर्गत चला गया। तो ग्राम आधार योजना की शुरुआत कब हुई, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया, 2 अक्टूबर 1952। प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब, 57। क्या अनुशंसा करी बलवंत राय मेहता कमेटी ने, कब लागू हुई, कहां से, राजस्थान के नागौर के बगदरी जिले से। और पंचायती राज व्यवस्था के अंदर इसको कितनी स्तरीय व्यवस्था बनाया गया, 3 स्तर में, पहला स्तर, दूसरे नंबर पे, तीसरे स्तर पे। ग्राम पंचायत लेवल पे लोगों की तरफ से कौन आया, सरपंच। कौन आया, जबकि जिला पंचायत समिति पे और जिला स्तर पे जिला प्रमुख। सरकार की तरफ से जिला लेवल पे कौन बेटा, कौन बेटा, पंचायत समिति पे और ग्राम पंचायत पे। ठीक है, फिर कितने साल का कार्यकाल, 5 साल। कब किया, कब किया गया, और ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर। दिक्कत यहां तक, लाइन टू लाइन याद रखनी है, हर एक चीज जो हम लिखेंगे वो आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? हेडिंग डाली है आपने, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, लिखना शुरू करो। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, हेडिंग डालोगे पहले समुदाय, कम्युनिटी। हेडिंग डालोगे समुदाय या कम्युनिटी, हेडिंग डालोगे समुदाय या कम्युनिटी। समुदाय या कम्युनिटी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखोगे, समुदाय या कम्युनिटी। लिखो इसके अंतर्गत, लिखो लोगों का समूह, लोगों का समूह, लोगों का समूह, लोगों का समूह जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, लोगों का समूह जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, लोगों का समूह जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, कोमा, एक ही व्यवसाय करता है, एक ही व्यवसाय करता है। लोगों का समूह जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, कोमा, एक ही व्यवसाय करता है तथा जीविकोपार्जन के लिए, तथा जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन मतलब जीवन जीने के लिए या कमाने के लिए, तथा जीविकोपार्जन के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहता है, तथा जीविकोपार्जन के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहता है। तथा जीविकोपार्जन के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहता है, समुदाय कहलाता है। क्या कहलाता है, समुदाय। तो 3 चीजें होना जरूरी है, एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करनी चाहिए, एक ही व्यवसाय करनी चाहिए, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी होने चाहिए। ऐसे लोगों के समूह को ही क्या बोलेंगे, समुदाय। एग्जाम्पल लिखो, गांव में रहने वाले किसान। एग्जाम्पल लिखो, क्या एग्जाम्पल लिखो,
गांव में रहने वाले किसान, गांव में रहने वाले किसान, नोट डाल के लिखो। समुदाय की सबसे छोटी इकाई, गांव में रहने वाले किसान, एग्जाम्पल के अंदर लिखना है और नोट डाल के लिखना है समुदाय की सबसे छोटी इकाई फैमिली या परिवार होती है। नोट डाल के लिखोगे समुदाय की सबसे छोटी इकाई फैमिली या परिवार होती है। क्या रहेगी? फैमिली या परिवार। सारी की सारी बातें किसके लिए है? नेक्स्ट लिखो सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास। लिखो समुदाय के लोगों की योग्यता व कार्य क्षमता को बढ़ाना। बढ़िया, आप सुनो। वो शर्ट यहीं पे रह गई थी इसलिए आज गाड़ी में रखवा ली, कल से वही पुरानी पहन के आएंगे। सामुदायिक विकास में लिखो समुदाय के लोगों की योग्यता और कार्य क्षमता को बढ़ाना। समुदाय के लोगों की योग्यता व कार्य क्षमता को बढ़ाना। समुदाय के लोगों की योग्यता व कार्य क्षमता को बढ़ाना क्या कहलाएगा? सामुदायिक विकास। बढ़ाना क्या कहलाएगा? सामुदायिक विकास। नेक्स्ट लिखो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और ब्रैकेट में लिखोगे CDP। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ब्रैकेट में लिखोगे CDP। उद्देश्य, हमारे को बात करनी है अब CDP के बारे में। उद्देश्य लिखो, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम लिखोगे पहले, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ब्रैकेट में लिखोगे CDP। पूरा नाम क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना? आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं ना, एक्सटेंशन कब पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर के अंदर वहां पर उन्होंने पूछा कि CDP की फुल फॉर्म क्या है, तो एक बार तो करके आ गए, बोले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगली बार उन्होंने पूछ लिया कि CD की फुल फॉर्म क्या है। आप में से आधे से ज्यादा कॉम्पैक्ट डिस्क करके आए थे, जबकि उसका आंसर क्या था? कम्युनिटी डेवलपमेंट। ध्यान रखना इस चीज का, है ना? नेक्स्ट लिखो उद्देश्य, लिखो ग्रामीण समुदाय का, सबसे पहला लिखो नंबर 1, ग्रामीण समुदाय का, ग्रामीण समुदाय का बहुमुखी विकास करना। पहला उद्देश्य, ग्रामीण समुदाय का बहुमुखी विकास करना। ग्रामीण समुदाय का बहुमुखी यानी कि अलग अलग चीजों के लिए डेवलपमेंट करना। ग्रामीण समुदाय का बहुमुखी विकास करना। दूसरा, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र का बहुमुखी विकास करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखो, ग्रामीण लोगों में सामुदायिक भावना को उत्पन्न करना। 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 तीसरे नंबर पे लिखो आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी कोमा जिम्मेदार। आत्मविश्वासी कोमा जिम्मेदार तथा आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर समूहों का विकास करना। जिम्मेदार, आत्मविश्वासी तथा आत्मनिर्भर समूहों का विकास करना।
आत्मविश्वासी, जिम्मेदार तथा आत्मनिर्भर समूहों का विकास करना तथा उनमें से विकास करना तथा उनमें से सच्चे ग्रामीण नेता का चुनाव करना तथा उनमें से सच्चे ग्रामीण नेता का चुनाव करना तथा उनमें से सच्चे ग्रामीण नेता का चुनाव करना। ये 3 उद्देश्य थे किसके? सीडीपी के। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुमुखी विकास करना, उनके अंदर सामुदायिक भावना को पैदा करना कि भी एक दूसरे की हेल्प करना सीखें, और उन्हीं के अंदर से एक सच्चे लीडर की तलाश करना। ये किसका उद्देश्य थे? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। योजना आयोग का गठन कब किया गया? अब लिखना शुरू करो, लिखो। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग के ब्रैकेट में प्लानिंग कमीशन भी लिखोगे, लिखो 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को योजना आयोग, ब्रैकेट में लिखोगे प्लानिंग कमीशन। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। पंद्रह मार्च 1950 को योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन का मतलब उस समय पर, जिसका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू बने। जिसके अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू बने। योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू करी? नेक्स्ट लाइन लिखो। योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना लिखो ब्रैकेट के अंदर 1951-1956, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, ये लिखा हुआ देखो यहां पर, 1951 से 1956 लागू की। (1951 से 1956 लागू की, अंडरलाइन करोगे 1951 से 1956 को, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अगस्त 1952 में, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अगस्त 1952 में ग्राम आधार योजना, ब्रैकेट में लिखोगे की विलेज स्कीम। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अगस्त 1952 में ग्राम आधार योजना, ब्रैकेट में लिखोगे की विलेज स्कीम की शुरुआत की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अगस्त 1952 में ग्राम आधार योजना की विलेज स्कीम की शुरुआत की गई, ठीक है। नोट डाल के लिखो, ग्राम आधार योजना को
ग्राम आधार योजना को पहले अंग्रेजी में लिखोगे, फिर ब्रैकेट में हिंदी में लिखोगे। मदर ऑफ ऑल स्कीम, ग्राम आधार योजना को मदर ऑफ ऑल स्कीम, ब्रैकेट में लिखोगे सभी योजनाओं की जननी। ग्राम आधार योजना को मदर ऑफ ऑल स्कीम, सभी योजनाओं की जननी, दोनों नाम लिखोगे, सभी योजनाओं की जननी, सभी योजनाओं की जननी भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, तो सभी योजनाओं की जननी कौन है? के विलेज स्कीम। ग्राम आधार योजना कब लागू हुई? अगस्त 1952 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ग्राम आधार योजना के अंतर्गत, शॉर्ट में लिखो केवीएस, की विलेज स्कीम, है ना। ग्राम आधार योजना को अपन केवीएस बोल सकते हैं। लिखो ग्राम आधार योजना केवीएस के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1952, ग्राम आधार योजना केवीएस के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 ग्राम आधार योजना के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे सीडीपी, ग्राम आधार योजना के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ब्रैकेट में लिखोगे सीडीपी की शुरुआत हुई, की शुरुआत हुई, की शुरुआत हुई। 1956 के अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई। लिखो 1956, 1956, 1956, 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई। 1956, 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, हो गई समाप्त। 1957 में क्या किया गया? जिसकी अनुशंसा पर क्या लेगी गई? लिखो 1957 में बलवंत राय, पहले लिखो प्रथम पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन के लिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन के लिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन के लिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन के लिए 1957 में 1957 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया, बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा पर, जिसकी अनुशंसा पर, जिसकी अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसकी अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई।
जिसकी अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। ऐसे लिखते हैं अनुशंसा। जिसकी अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। ठीक है, कैसे लिखते हैं? हिंदी आती नहीं तुम्हारे को इतनी, देखना एक बार, है ना, फिर बोलना मेरे से, ठीक है ना। आप ये कहना चाह रहे हो ये वाली गलत है ना, है ठीक है ना। अच्छा, मैंने लिख दिया वो सही नहीं है, ये सही है इसलिए सही है ना, इसलिए लिख, ये सही है इसीलिए लिखा है, मैंने लिखा है इसलिए सही नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। हेडिंग डालोगे पंचायती राज व्यवस्था, हेडिंग डालो पंचायती राज व्यवस्था। हेडिंग डालोगे पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, लिख लिया। शुरुआत कब हुई, कहां से हुई, किसने करी, लिखो। शुरुआत 2 अक्टूबर 1959, शुरुआत 2 अक्टूबर 1959, शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से, शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से, नागौर के बगदरी गांव से तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू द्वारा की गई। शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू द्वारा की गई। ठीक है, पहली बात। नेक्स्ट लिखो, यह एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, यह एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कितने स्तर, त्रिस्तरीय व्यवस्था, लिख लिया। सारणी बनाओगे एक, ये वाली, पहले पे लिखोगे स्तर, दूसरे पे संस्था, तीसरे पे लिखोगे शासकीय ऑफिशियल, और चौथे पे लिखोगे गैर शासकीय नॉन ऑफिशियल। बनाओ सारणी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखोगे, ध्यान रखना। पेज की कंजूसी मत करना भाई। पहले ग्राम पंचायत लिखोगे प्रथम स्तर पे, फिर ग्राम सचिव लिखोगे, नीचे की तरफ ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और उसके बाद में सरपंच। फिर नीचे लिखोगे पंचायत समिति, फिर लिखोगे बीडीओ खंड विकास अधिकारी, फिर अंग्रेजी में लिखोगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और आगे लिखोगे प्रधान।
और फिर लिखोगे जिला परिषद, लिखोगे सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और फिर लिखोगे जिला प्रमुख। जयपुर की जिला प्रमुख कौन है अभी? रमा देवी चोपड़ा। बिना बोले लिखना होता है। क्या बोल रहे हो? तहसीलदार तहसील के ऊपर बैठता है। तहसीलदार की पोस्टिंग होती है ना, आरएस एलआईडी से बनते हैं ना। एक तो होते हैं प्रॉपर आरएस, और एक होता है एलाइड, जिसमें तहसीलदार वगैरह बनते हैं। वापिस बैठ। जब 5 मिनट बच रही है फिर चले ही जाना। बैठ जा भी तू। उल्टी कर दे यहीं पे। लिख लिया सबने? है ना, रूमिनेंट की श्रेणी में नहीं आते हो आप, पता है ना आपको। आप रूमिनेंट की श्रेणी में नहीं आते हो। आप जुगाली करते हो क्या? नहीं करते ना। लेकिन करते हैं आप में से कहीं, रूमिनेंट है आपके अंदर से भी कहीं। लिख लिया क्या? आराम से लिखो, आराम से। कार्यकाल लिखो, कार्यकाल 3 साल। लिख लिया? नोट डाल के लिखो। नोट डाल के लिखो। संविधान में संविधान में 73 व 74वां संशोधन 1992 में किया गया।
संविधान में 73 व 74वां संशोधन 1992 में किया गया। 1992 लागू ये 93 के अंदर हुआ था, फरवरी 93 के अंदर, है ना। संविधान में 73 व 74वां संशोधन 1992 में किया गया, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष, 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष, कितने वर्ष किया गया। कंटिन्यू करो इसी को। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग का गठन, इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग का गठन, ग्राम सभा का निर्माण। ग्राम सभा पहले सिर्फ सरपंच हुआ करता था, आजकल मेंबर भी होते हैं ना, वो मेंबर इसी संशोधन के अंतर्गत ग्राम सभा का निर्माण तथा जाति के अनुसार आरक्षण, जाति के अनुसार आरक्षण दिया गया। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई, तो क्या आंसर दोगे? कौन सी? द्वितीय, सेकंड नंबर वाली। 1956 के बाद में शुरू हो गई थी द्वितीय, है ना। 1956, ये जो लिखते हैं ना अपन डेट 1951 से 1956, 1956 से 1961, ये अपन ज्ञात करते हैं फाइनेंशियल ईयर, यानी कि वित्त वर्ष के हिसाब से। 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा, यानी कि 1951 जो लिखा है इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 1951, और खत्म हो गया ये कब? 31 मार्च 1956। 1 अप्रैल 1956 से दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो गई। दिक्कत यहां तक? डिटेल में बात करेंगे और